नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। सबसे पहले आज आपको संसद की बदली बदली तस्वीर दिखाएंगे। आज ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अरसे बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर देखा। लोकसभा की कुछ खास तस्वीरें और भी हैं जिन्हें हम आपको आगे दिखाएंगे। अगली खबर विवादित बयान से जुड़ी है। बात हो रही है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की। उनके तुलसीदास पर दिए एक बयान ने उनके लिए फिर मुसीबत खड़ी कर दी है। संत समाज फिर नाराज हो गया है। पूरा मामला क्या है आपको आगे बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है। सरकार ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों से फीस से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी। करीब 19,000 स्कूलों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो अब होगा इन पर बड़ा तगड़ा जुर्माना। स्कूलों की मनमानी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे। अगली खबर मिशन मेट्रो से जुड़ी है। हमने आपको बीते 2 दिन भोपाल और इंदौर मेट्रो का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो प्रोजेक्ट किस रफ्तार में कहां पड़ा है। हम छत्तीसगढ़ भी दिखाएंगे, जहां 3 लोगों की मौत ने तूल पकड़ लिया है। रायपुर के आरंग में संतों ने विरोध किया। मामला मॉब लंचिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी भी देंगे। और आखिर में बात होगी सुनीता विलियम्स की, जो बीते 13 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हैं। 13 जून को उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन 2 बार उनकी वापसी टल चुकी है। आखिर क्यों, ये बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। 18वीं संसद के दूसरे दिन आज संसद बदली बदली नजर आई। आज लोकसभा में बहुत कुछ बदला बदला दिखा। ओम बिरला के रूप में नया अध्यक्ष मिला, तो 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक दर्जा भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच नई केमिस्ट्री दिखी, तो अखिलेश यादव का चुटीला भाषण भी सुना। और भी क्या कुछ नया दिखा संसद में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज लोकसभा की तस्वीर बेहद खास रही। सबसे पहले शुरुआत स्पीकर के चुनाव से हुई। विपक्ष के विरोध के बावजूद ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। सदन में इस दौरान 2 बड़े खास नजारे दिखे। पहले तो जब प्रधानमंत्री स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे, तो राहुल गांधी दबे पैर धीमी चाल से उनके पास आने लगते हैं और फिर खुद प्रधानमंत्री उन्हें पास आने के लिए इशारा करते हैं। सदन में इस नजारे ने सभी सांसदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक लेकर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने फिर एक बार ओम बिरला को अध्यक्ष चुने जाने को लेकर बधाई दी। इतना ही नहीं, प्रोटेम स्पीकर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि आप अपनी कुर्सी संभालें। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दोबारा स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की कड़ी निंदा की, जिस पर विपक्ष ने हंगामा भी किया। 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। वहीं बाहर एनडीए नेताओं ने आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर भी विरोध प्रदर्शन किया। आपको अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पति और पत्नी बतौर सांसद एक साथ सदन में बैठे हैं। अखिलेश जहां विपक्षी नेताओं की पहली पंक्ति में बैठे, तो वहीं डिम्पल यादव उनके पीछे की लाइन में बैठी नजर आईं और मंद मंद अखिलेश के भाषण के दौरान मुस्कुराती दिखीं।
सदन के बाहर कंगना और चिराग भी एक साथ दिखाई दिए। दरअसल दोनों ने एक साथ एक पिक्चर भी की है, जो चिराग की डेब्यू फिल्म थी, और अब दोनों साथ में ही संसद पहुंचे हैं। आज जब दोनों मिले तो कुछ देर बात की और फिर एक साथ अंदर चले गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अपने कार्यालय में 2 विशेष आगंतुकों से भी मिले। ये हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की पोतियां हैं, जिनसे प्रधानमंत्री बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों बच्चियों ने पीएम मोदी को कविताएं भी सुनाई। खुद का जीवन भी जिसने भारत के नाम दिया, वतन की खातिर दीपक बनकर खुद को जला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। दरअसल 10 साल के बाद ये पहला मौका है जब लोकसभा में विपक्ष अपनी इतनी दमदारी से दिख रहा है। विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव में अपनी ताकत का एहसास तो कराया, मगर मत विभाजन की मांग नहीं कर एक अच्छा संकेत भी दिया। लोकतंत्र के हित में यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के रिश्ते सौहार्दपूर्ण तो रहें, मगर जनता के मुद्दों पर टकराव भी होता रहे, क्योंकि असहमति भी हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उनके नए बयानों से भड़की आग बुझ नहीं पाती कि लोग उनके पुराने बयान उठा लाते हैं। राधा रानी पर विवादित बोलने के बाद अब पंडित तुलसीदास को लेकर उनकी कथा का एक अंश सुर्खियों में है। इस पुराने बयान पर अब उज्जैन पुलिस में शिकायत तक हो गई है। देश भर में कथा करने वाले कथावाचक पंडित मिश्रा इन विवादों पर कुछ भी नहीं कह रहे। देखिए क्या है पूरा मामला। बयानों ने कराया ब्रिज में बैन। राधा जी की पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी की पति का? अनय घोष। नाराज हुए राधा के फैन। अब तुलसीदास पर दिया बयान। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। क्या बुरा होगा इसका भी अंजाम? राधा रानी पर विचार व्यक्त करके प्रेमानंद महाराज के निशाने पर आए पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रिज मंडल में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। अब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर बयान देकर संतों को फिर से उत्तेजित कर दिया है। सबसे पहले वो विवादित बयान सुने। नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव नाम पर। कथावाचक के इस बयान से बांदा और चित्रकूट में संत समाज आक्रोशित हो उठा। चित्रकूट के संतों ने इन्हें विकृत मानसिकता से ग्रसित बताते हुए सबक सिखाने का ऐलान किया है। विदिशा में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले कई लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इससे पहले ब्रिज के संतों ने महापंचायत कर पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रिज में एंट्री पर रोक लगा दी है और अब मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं इससे। और मेरी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर राम कथा कर रहा हूं और जितने राम मेरे इष्ट हैं इतने ही तुलसी भी मेरे आराध्य हैं। मैं तुलसी को जिस ढंग से देखता हूँ, तुलसी साहित्य में तू शब्द का प्रयोग जो गोस्वामी जी ने किया है वो भगवान राम के लिए किया है। इससे पहले उन्होंने राधा रानी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज इस मुद्दे में सामने आए। 2 संतों के बीच बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन प्रेमानंद महाराज के शिष्य किसी भी तरह की सुलह होने से इनकार कर रहे हैं। हम पूज्य महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके सभी के सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा और पूज्य महाराज जी के बीच में सुलह करा दी है। हम आपको ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी फोन कॉल प्रदीप मिश्रा या मंत्री जी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की सुलह हुई है। ये कहना गलत होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर एक विवादित टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिरे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा बांटने की कला के अलावा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद
बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दी। लेकिन इन सब के बीच हमारी नजर जिस पर पड़ी वो केवल एक बयान नहीं था, बल्कि हमने सोशल मीडिया पर वायरल इन बयानों के पीछे के सच को भी तलाशने की कोशिश की। विवादित बोल तो प्रदीप मिश्रा के ही निकले, लेकिन ये कोई हाल ही में दिए गए बयान नहीं थे। ये बयान 1-2 साल पुराने हैं, जिन्हें बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। लेकिन ये पुराने बोल भी अब उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, जिनका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कमान से निकला तीर और मुंह से निकला बयान कभी वापस नहीं आता, इसलिए कहा भी जाता है कि तोल मोल के बोल। और फिर कथावाचकों को तो व्यासपीठ पर बैठकर और भी संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि इस इंटरनेट के ज़माने में अब कई साल पुराना बयान भी पुराना नहीं होता, लोग आसानी से उसे खोज लाते हैं। फिलहाल तो पंडित प्रदीप मिश्रा इन विवादों से दूर अपनी सावन की कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 19,000 से ज़्यादा निजी स्कूल अब परेशानी में हैं। फीस संबंधी जानकारी सरकार से छिपाने के आरोप में इन स्कूलों पर अब तगड़ा जुर्माना लगने जा रहा है, और जुर्माना भी 5 गुना, जो करीब 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठता है। जबलपुर के बाद अब भोपाल में भी इन स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। निजी स्कूलों ने क्या गड़बड़ियां की और उनको सरकार ने कैसे पकड़ा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बढ़ती फीस, हुई महंगी पढ़ाई, देखिए स्कूलों की सच्चाई। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। पहली बात, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 7 साल तक कोई कमेटी नहीं बनाई। 31 स्कूलों पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। परिजन बच्चों के स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान हैं और मजबूरन स्कूल संचालकों की मनमर्जी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इन सब पर नकेल कसने का इरादा बना लिया है। पहले जबलपुर के प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई और अब राजधानी भोपाल के स्कूल संचालकों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उनसे फीस की जानकारी मांगी थी। जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी, अब प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। आज जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, उनके साथ निरंतर समन्वय बनाने, उनके द्वारा दिए गए इशूज को रिजॉल्व करने के निर्देश दिए गए और हम सब लोग जो है उस पर आगे काम करेंगे। 31 स्कूलों पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में 34,638 प्राइवेट स्कूल हैं। 15,612 स्कूलों ने विभाग को फीस की जानकारी नहीं दी। ऐसे में करीब 19,000 स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है। अब नियमों के तहत इन स्कूलों से प्रोसेसिंग फीस की 5 गुना राशि वसूली जाएगी, जिसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश पालक महासंघ अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। 2 करोड़ लोग फीस और किताबों को लेकर परेशान हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। पहली बात तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट बना था और 2020 में इसके नियम आए थे। नियम आने के बाद तत्काल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की एक राज्य स्तरीय कमेटी बनना थी और मध्य प्रदेश के जितने भी जिले उनमें भी कमेटी बनी थी। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 7 साल तक कोई कमेटी नहीं बनाई। दरअसल ये कार्रवाई जबलपुर में हुए फीस घोटाले के बाद की गई है। जबलपुर के निजी स्कूल में फीस घोटाला पकड़ा गया था, जिसमें स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली की थी। निजी स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। ऑडिट रिपोर्ट में सालाना खर्च का ही हेरफेर किया गया। सालाना खर्च 15% से ज्यादा होने के बावजूद भी फीस बढ़ा दी गई। फीस बढ़ाने की जानकारी किसी को भी पहले नहीं दी गई थी। हर साल 20 से 30% स्कूल संचालक फीस बढ़ा देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स पर मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। परिवार पे आर्थिक रूप से हर साल जो है स्कूल वाले जो है 20 से 30% या उससे भी ज़्यादा फीस बढ़ा देते हैं, जबकि नियम ये है कि 10% बढ़ाने से पहले एक समिति को गठित होना चाहिए और समिति के अनुशंसा पे ही बढ़ा सकते हैं। 10% से कम आप बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो मासिक खर्चा है अभिभावकों का वो पूरा बिगड़ रहा है। पूरा बजट उनका बिगड़ चुका है और अभी आप ये समझ लीजिए कि उनको लोन तक लेना पड़ रहा है। एक अभिभावक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ फीस बढ़ाने के लिए क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है।
निजी स्कूल 10% ही फीस बढ़ा सकते हैं। 10 से 15% फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर राज्य शासन की अनुमति जरूरी होती है। सालाना खर्च में 15% की कमी आने पर ही फीस बढ़ाई जाती है। नए सेशन से 90 दिन पहले फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होती है। मध्य प्रदेश में सरकार ने निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए उनसे पूरी फीस की जानकारी बुलाई, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी करीब 15,000 से अधिक स्कूल संचालकों ने अब तक सरकार को जानकारी नहीं भेजी है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जब जबलपुर और इंदौर में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई और सबसे बड़ी बात है कि जबलपुर में तो स्कूल संचालकों को बाकायदा FIR उन पर की गई और जेल तक भेजा गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भोपाल और ग्वालियर में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। निजी स्कूलों की फीस और किताबों को लेकर की जाने वाली मनमानी रोकने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विद्यालय अधिनियम 2020 बनाया है, जिसके तहत ये सारी सख्ती सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ कर पा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की सख्ती के बाद ये स्कूल सुधरेंगे। तो अब बात करते हैं मिशन मेट्रो की। मिशन मेट्रो में भोपाल और इंदौर के बाद आज देखिए जबलपुर और ग्वालियर के मेट्रो प्रोजेक्ट के हाल। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले इन दोनों शहरों के बाशिंदों को भी शहर के बीचों बीच मेट्रो चलाने का सपना दिखाया गया था। शुरुआती कामकाज भी हुआ, लाखों रुपए की रिपोर्ट्स भी तैयार हुई और अब इन रिपोर्ट्स को अलमारियों में बंद कर कहा जा रहा है कि इतनी कम आबादियों के शहरों में मेट्रो तो चल ही नहीं सकती। अब सवाल ये है कि जब मेट्रो चलाना ही नहीं थी तो झूठे वादे और झूठी रिपोर्ट क्यों तैयार की गई, ये सवाल पूछती है जनता। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन मेट्रो की तीसरी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो के हाल। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में मेट्रो चलाने का सपना दिखाया गया, लेकिन सिस्टम के लचर रवैये के चलते जहां भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट कछुआ चाल से चल रहा है, तो वहीं जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में तो मेट्रो प्रोजेक्ट फाइलों से ही नीचे उतर गया है। सालों से जबलपुर में मेट्रो चलाने का सपना दिखाया जा रहा है। इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार धानी होगी, जबलपुर होगी। लेकिन ये बात फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। अब तो हालात ये हैं कि जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन चलाने का विचार भी नहीं किया जा रहा है। नहीं, जबलपुर में और ग्वालियर में वो चरण अभी नहीं आया है जिस चरण में मेट्रो शुरू हो। केवल जबलपुर की ही बात करें तो यहाँ साल 2014 से मेट्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। साल 2014 में मेट्रो ट्रेन की घोषणा की गई। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में 4 साल का वक्त लगा। 2017 में मेट्रो रेल परियोजना की रिपोर्ट बनी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फीजिबिलिटी रिपोर्ट में 91 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई। इसके बाद दावा किया गया कि केंद्रीय गाइडलाइन में 20 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन नहीं किया जा सकता। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। इस 10 साल में महज फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनना, वो फाइल तक आगे नहीं बढ़ रही है। जहां काम चल रहा है, आप भोपाल में क्या स्थिति है मेट्रो रेल की, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। जब माननीय मंत्री जी से इस बारे में पूछा जाता है तो माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि अभी वो चरण ही नहीं आया जिसमें जबलपुर के बारे में चर्चा भी प्रारंभ हो। अभी 10 साल में चर्चा भी नहीं, संभावनाएं भी नहीं है कि जबलपुर में मेट्रो ट्रेन चालू करी जाएगी। अब बात ग्वालियर के मेट्रो प्रोजेक्ट की करते हैं। ग्वालियर में घोषणा के 2 साल बीत जाने के बाद भी हालात ऐसे हैं कि ना तो अभी तक कोई सर्वे हुआ है और ना ही अभी तक DPR बनकर तैयार हुई है। पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट के विकल्प बनने वाली इस मेट्रो की कुल लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। मेट्रो का निर्माण 3 चरण में होना था। इसको लेकर तत्काल ग्वालियर में बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेट्रो ट्रेन के रूट को लेकर मंथन हुआ, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट ने रफ्तार नहीं पकड़ी। मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर में मेट्रो के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। ग्वालियर के विस्तार को देखते हुए चाहे इधर आप सिरोल चले जाइए, इधर साडा चले जाइए, उधर भिंड रोड चले जाइए, लगातार ग्वालियर शहर का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महती आवश्यकता है। अब चूंकि ये सब चुनाव निपट चुके हैं, अब 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि 2 साल पहले आके यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री ने
ग्वालियर के आम जनमानस को एक झूठ का सब्जबाग दिखाया था। वो सब्जबाग कहीं पर भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, ना कागजों में, ना कोई डीपीआर बनी, ना कुछ हुआ। परिणाम क्या है कि आज उस घोषणा को ही ग्वालियर शहरवासी भूल चुके हैं। कहीं कोई कुछ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर यहाँ जगह जगह जाम लगते हैं। लोगों का निकलना चलना दूभर हो चुका है इस ग्वालियर का। बहरहाल समय समय पर मेट्रो प्रोजेक्ट पर सियासत जारी रहती है, लेकिन भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ेगी ये बात तो तय है। वहीं जबलपुर और ग्वालियर में क्या मेट्रो दौड़ सकेगी, ऐसा दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए नेता लुभावने वायदे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसे भुला देते हैं, मगर जबलपुर और ग्वालियर के लोग मेट्रो का वायदा ना भूलें और सरकार को मजबूर करें कि वायदा वो जरूर पूरा करें, क्योंकि आने वाले वक्त में मेट्रो इन दोनों बड़े शहरों की जरूरत बनेगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के आरंग में 3 ट्रांसपोर्टरों की हत्या के बाद हुई गिरफ्तारियों ने आज दिन भर राज्य का माहौल गर्म रखा। ये तीनों लोग गौवंश के परिवहन में शामिल थे, जिसके बाद ट्रक में हुई आगजनी में इनकी मौत हो गई। इस मॉब लिंचिंग के आरोप में जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में थाने का घेराव और हंगामा लगातार चल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के आरंग में उत्तर प्रदेश के 3 मवेशी ट्रांसपोर्टरों की मौत के सिलसिले में आज प्रदेश में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। इस केस में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब 4 हो गई है, जिसके बाद से ही रायपुर में हंगामा तेज है। साधु संतों के साथ सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के लिए सिटी कोतवाली का घेराव किया। बारिश में साधु संत सड़क पर लेट गए। पहले आपको ये पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं। रायपुर महासमुंद बॉर्डर पर 7 जून को एक घटना हुई। यूपी के 3 लोग मवेशी लेकर जा रहे थे, जिन्हें आरंग में रोक दिया गया और भीड़ ने हमला कर दिया। एक एक कर तीनों लोगों की मौत हो गई, जिसमें चश्मदीद ने भी दम तोड़ दिया। जिसके बाद समुदाय विशेष ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। फिर इसके बाद पुलिस ने एसआईटी बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरंग मॉब लिंचिंग में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन संतों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। संतों का ये भी कहना है कि मवेशियों की तस्करी करने वाले खुद पुल के नीचे कूदे थे, जिसमें पानी न होने के कारण उनकी मौत हो गई। ये मामला आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मॉब लिंचिंग के इस मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया है। थाने के बाहर साधु संतों का घेराव अभी भी जारी है। वैसे कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, और फिर आरोपी अपराधी का फैसला कोर्ट कचहरी करे, यही तो हमारा संविधान भी कहता है। अंतरिक्ष में जाना जितनी खुशी की खबर देता है, तो अंतरिक्ष से ना लौट पाना भी हमारी धड़कन बढ़ाता है। और जब ये मामला जुड़ा हो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स से, तो घबराहट कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। जी हाँ, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता 5 जून से अंतरिक्ष में हैं और उनकी वापसी तकनीकी कारणों से 3 बार टल चुकी है। वैसे नासा अधिकारियों ने उनकी वापसी की अगली तारीख अभी तक नहीं बताई है, मगर वो जल्दी सुरक्षित वापस आएं, ये दुआ तो आप हम सब कर ही सकते हैं। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1 ignition off of Starliner and Atlas V. जीरो ग्रेविटी में डांस करती हुई ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हैं। लेकिन अब उनका जोश कम होने लगा है। वजह है उनका अंतरिक्ष में फंस जाना। सुनीता विलियम्स और बुच वॉल्मर 5 जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गए थे। 6 जून को सुनीता ने ISS पर कदम रखा था। 13 जून को उन्हें वापस लौटना था। बोइंग के स्टार लाइनर में खराबी आ गई।
जिसके कारण 22 जून को नासा ने एक बार फिर नाकाम कोशिश की और एक बार 24 जून को पानी के रिसाव के कारण लैंडिंग टाल दी गई। दोनों धरती पर वापस कब लौट सकेंगे, इसकी जानकारी नासा ने अब तक नहीं दी है। उनकी वापसी में हो रही देरी के लिए स्टार लाइनर पर हीलियम का लीक होने को जिम्मेदार माना जा रहा है। खबर ये भी है कि मिशन शुरू होने से पहले नासा और बोइंग दोनों को ही इस बारे में पता था। इसी लीकेज के कारण पहले भी लॉन्चिंग टल चुकी है। पहले ये मिशन 7 मई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन हीलियम लीकेज होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई थी। स्टार लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिन की है। इस मिशन को शुरू हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। दोनों को वापस लाने के लिए ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स की टीम दिन रात लगी हुई है। हालांकि सुनीता विलियम्स पहले भी 45 दिन से ज्यादा स्पेस में बिता चुकी हैं। 2006 में सुनीता ने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताए थे। 2012 में वो 127 दिन अंतरिक्ष में रही थीं। इस दौरान उन्होंने कई सारी वीडियोस भी बनाए थे। किसी को शायद ही पता हो कि भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता लीन विलियम्स यूएस में सुनी और स्लोवेनिया में सोनका के नाम से जानी जाती हैं। 1958 में उनका परिवार अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गया था। इस बार सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंसना पूरे विश्व के लिए परेशानी की बात है। ये वो सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 332 दिन बिता चुकी हैं। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वास्तव में स्टार लाइनर अपने चालक दल को कब तक वापस ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सुनीता अंतरिक्ष में पहले भी लंबा वक्त बिता चुकी हैं और अभी उनका दौरा जिस तरीके से और लंबा होता जा रहा है उससे लग रहा है कि उनको कुछ और नया प्रयोग करने का मौका तो मिल ही रहा होगा। बड़े बड़े अंतरिक्ष अभियानों में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। वैसे सुनीता सुरक्षित लौटा है, नासा के वैज्ञानिक भी इसी चिंता में हैं। जल्दी ही उनकी वापसी की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए आज के द एडिटर शो में बस इतना ही।